चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 फरवरी को होने वाले जे एग्जाम का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर हमारे पास कभी भी 6 मेंबर्ड जो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास हो वो 6 मेंबर्ड कार्बन कंटेनिंग हो। लॉन्गेस्ट चेन कैसी हो? 6 मेंबर्ड, मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 6 मेंबर के हो, उसके बाद बीच में ब्रांचिंग है उससे मतलब नहीं है। तो अगर हम उनको हीट करें वेनेडियम के ऑक्साइड के साथ या फिर क्रोमियम के ऑक्साइड्स के साथ या फिर मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स के साथ, इन लोगों के ऑक्साइड्स के साथ लगभग 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, और साथ में हमें रखना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, तो होते क्या है यहाँ से मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है टर्मिनल से और ये कंबाइन होकर के पहले तो 6 मेंबर का साइक्लिक एल्केन बनाते हैं और फर्दर यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्टरनेट जो एच बॉन्ड है, जैसे ये दोनों निकल जाएंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों निकल जाएंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये अल्टीमेटली एक साइक्लिक एल्कीन बना देते हैं जो कि बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। तो हमें 6 मेंबर रिंग की एक साइकिल बनती है और वो साइकिल फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन रिंग में। ये उन सारे कंपाउंड्स के लिए होगा जहां पे हमारे पास स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन लगे होंगे। और अगर कहीं ब्रांचिंग है तो वहां ब्रांचिंग आ जाएगी, जैसे यहाँ पे एक CH3 लगा है तो एक CH3 लगा रहेगा, तो हमारे पास साइकिल में ये मिल जाएगा, मतलब टॉलुइन मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं हम लोग। CN की तुम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो कहाँ चला जाएगा वो? फिर एसिड मिल जाता है अगर हम लोग CN की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएं तो। SOCl2 दोगे तो क्या होगा? जो हमारे पास CO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जो हमारे पास OH लगे हैं वहां पे Cl आ जाएगा। H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट, ये तो रोजेनमून रिडक्शन की बात है और हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन CH3CHO। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यील्ड एल्डिहाइड। कौन है जो हमें एल्डिहाइड नहीं देगा? तो CN को डाइबल एस देंगे, बताया है मैंने। ऐसे तो यहाँ पे हमें बोलना चाहिए स्टीम भी डालना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली चलता है कि नॉर्मली डाइबल एच स्टैंडर्ड होते हैं ईस्टर्स को और किसको? नाइट्राइल्स को किस में ले जाने के लिए? एल्डिहाइड में। तो पहले में एल्डिहाइड बनेगा, जी हाँ। दूसरे में कॉपर के साथ हीट करोगे, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और बन जाएगा CH3CHO, यहाँ पर भी बन जाएगा एल्डिहाइड। ये तो जोन्स रिएजेंट है, यहाँ से बचना चाहिए। जोन्स रिएजेंट क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन कर देते हैं, इसकी वजह से प्राइमरी अल्कोहल कहाँ जाते हैं? ऑक्सीडेशन से। जब भी हमारे पास जोन्स रिएजेंट हो वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन में, और टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। इवन एसिडिफाइड केमनोफोर भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो जो ये जोन्स रिएजेंट है ना, वो फिर प्राइमरी अल्कोहल है जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल, उसको एसिड में लेकर चला जाएगा। और लास्ट वाला क्या है? ये तो अपना शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड है। याद है वो शॉर्टकट? कौन सा शॉर्टकट जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं? बोलते हैं CWHOD, केमिस्ट्री वाला HOD। CWHOD वैकर प्रोसेस। इसमें कैटलिस्ट कौन यूज होता है? PDCl2। इसमें ये CWHOD क्या था? कॉन्टेक्ट प्रोसेस, वैकर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस और डेकेंस प्रोसेस। अगर सब में कैटलिस्ट और प्रोडक्ट हम लोगों ने याद किया था, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट होता है V2O5 और प्रोडक्ट बनता है H2SO4। वेकर प्रोसेस में कैटलिस्ट होता है PDCl2 और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो एक एल्डिहाइड। और ये वही रिएक्शन है वेकर प्रोसेस के, जहां पर हम लोग इनको PDCl2 और थोड़ा सा अमाउंट लेकर चले जाते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, कभी कभी लिख सकता है, और हवा के साथ रखते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO में। वेकर प्रोसेस है, इसमें हम लोग बनाते ही हैं एल्डिहाइड। और इवन हमारे पास जितने भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं अक्सर PDCl2 वाइकर प्रोसेस के लिए ही फेमस है। ठीक है, CuCl2 भी यूज होता है इसमें, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। तो नॉर्मली PDCl2 दिखे वाइकर प्रोसेस और यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। तो वैसे आंसर तो पहले ही हो गया सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास सी वाले में एसिड बनेगा और तुम चाहते थे कहाँ पे? एल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो इसी वाले में एल्डिहाइड नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, इनके मिलने से बनता है एक डाइसेक्राइड जिसको बोलते हैं लैक्टोज। नॉर्मली हमें कितने डाइसेक्राइड पढ़ने हैं? सुक्रोज और कौन?
माल्टोज और कौन, लैक्टोज, जिसमें ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यही 3 डाइसैकेराइड्स हमें अच्छे से पढ़ने रहते हैं। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज किससे बना होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बना होता है, केवल अल्फा ग्लूकोज से। और लैक्टोज किससे बने होते हैं, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज से। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो यहाँ पे C1 होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, हमसे जानना चाहता है लैक्टोज कंटेन्स विच कार्बन लिंक बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो कौन सा कार्बन लिंक रखता है, गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4। जब हम बनाते हैं इसको तो देखते हैं गैलेक्टोज का फर्स्ट नंबर कार्बन और ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन यूज होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। 4 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये वैसे तो ये क्वेश्चन आया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग स्मॉग। नहीं, ये बात गलत होती है। केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो तभी हम इस वाले टॉपिक को समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। ये भी बात गलत होती है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे इसके, और हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है which of the following set of compounds gives sodium bicarbonate test। एक्चुअली में वो उसने ऐसे पूछा होगा शायद, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्शन करके CO2 लिबरेट कर सकता है। तो कौन ऐसा कर सकते हैं, वो सारे कंपाउंड जो फिनॉल से अच्छे एसिड होते हैं, एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, या फिर और अच्छे से बोले तो बोलेंगे एसिड जो अच्छे होते हैं कार्बोनिक एसिड से। जो कार्बोनिक एसिड से अच्छे होते हैं वो फिर CO2 लिबरेट कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बना कैसे होगा, NaOH और H2CO3 से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है। तो अगर कोई अच्छा एसिड आएगा तो NaOH उस एसिड से रिएक्शन कर जाएगा और H2CO3 छूट जाएगा। और जैसे H2CO3 कहीं पे हमारे पास बचता है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वाटर और CO2 में। तो अल्टीमेटली हमें CO2 मिलने लगता है। तो वो सारे एसिड जो कार्बोनिक एसिड से अच्छे एसिड होते हैं वो लिबरेट करके दे सकते हैं क्या चीज, CO2। किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके। तो देखते हैं कौन कौन करेगा। ये वाला CO2 लिबरेट करेगा क्या, नहीं, ये तो फिनॉल से भी वीकर एसिड है, ये नहीं करेगा। बेंजोइक एसिड कर पाएगा क्या, हाँ। और ये पिक्रिक एसिड, बिल्कुल पिक्रिक एसिड बहुत ही शानदार एसिड होते हैं। अक्सर मैं इसके बारे में बोलता हूँ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लाइक H2SO4 जैसा होता है। जो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा देते हैं फिनॉल पे, तो फिर वो बन जाता है पिक्रिक एसिड। बहुत ही शानदार एसिड है ये। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी इसको बोलते हैं, और ये है पिक्रिक एसिड। तो कौन कौन दे पाएगा, बेंजोइक एसिड, वो तो अच्छे एसिड होते ही हैं कार्बोनिक एसिड से, और जो पिक्रिक एसिड है वो भी। कौन कौन अच्छे होते हैं कार्बोनिक एसिड से, नॉर्मली एक शॉर्टकट याद रख लेते हैं, LNX जैसा। N मतलब कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से वीक होते हैं फिनॉल, कार्बोनिक एसिड से अच्छा एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है CO2 लिबरेट कर सकते हैं। और ये तो पिक्रिक एसिड है ही, ये बहुत अच्छा एसिड होता है। तो 2 एंड 3 हो जाएगा आंसर। 2 एंड 3 किस ऑप्शन में है अपने पास, वो है थर्ड ऑप्शन में। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पैरा अमीनो एजोबेंजीन इज नॉट फॉर्म्ड। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इट मींस हमारे पास पैरा पे N2 प्लस जैसा भी हो और उसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे NH2 भी लगा हो। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसका मतलब यही है। अब एजोबेंजीन की बात कर रहा है तो हमारे पास इसके N2 के पास भी एक बेंजीन रिंग लगी होनी चाहिए, ऐसे करके कुछ। ठीक है, मतलब अमीन के पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो जाए, उसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। केवल N2 प्लस लगा होना वो तो एजो हो गया, लेकिन एजो बेंजीन पे खत्म कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास एक बेंजीन रिंग हो जिसके एक पार्ट में NH2 लगा हो, उसके पैरा पोजीशन पे N2 प्लस मतलब N2 और बेंजीन रिंग लगी हो। अच्छा, तो देखते हैं ये कहाँ बनेगा। पहले में देखो मेटल एसिड से डालोगे तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा पार्ट। उसके बाद HNO2 दोगे तो चलो वो N2 प्लस Cl माइनस में जैसा चला जाएगा। और जैसे तुम इसमें एनिलीन डालोगे वो एनिलीन के पैरा पोजीशन पे जाकर के कपलिंग कर लेगा। मान लेते हैं पहला वाला कर जाएगा। दूसरे में सोडियम बोरोहाइड्राइड NO2 को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएगा ये। तीसरे में डायरेक्ट HNO2 दे दोगे तो फिर प्राइमरी अमीन तो डायरेक्ट HNO2 देने से कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुमने अभी कन्वर्ट किया तो ये चला जाएगा PH N2 प्लस Cl माइनस जैसा। और तुमने बाद में एसिड दे ही रखा तो N2 प्लस Cl माइनस और एनिलीन दे देंगे तो वो वहां कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी क्वेश्चन है उस हिसाब से जो केवल और केवल
जो हमारे पास बी वाला पार्ट है, अगर किसी के एग्जाम में कोई और तरीके से क्वेश्चन आया हो तो उसे देख लेना चाहिए अपने तरीके से, नहीं तो जो बी वाला स्टेटमेंट हमें होगा ये बी वाली रिएक्शन में नहीं बन पाएगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड NO2 को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। कौन कर पाते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कर जाता है। अगर हम वो दे देंगे NO2 को तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NH2 में कन्वर्ट कर देता है। किसको? NO2 को, क्योंकि वो अच्छा सोर्स होता है हाइड्राइड आयन का, वो कर पाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये NO2 को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक बी वाला पार्ट में नहीं बनेगा, मतलब आंसर हो जाएगा ABCD में जो हमारे पास ओनली A ओनली B ओनली C करके है तो ओनली B, मतलब सेकेंड ऑप्शन ऐसा होगा, ठीक है। 7 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दिया क्या गया है कि हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, ऊपर लगा है, तुमने लगाया है OCH3 और नीचे लगा रखा है NO2 ग्रुप। तो ये पाई बॉन्ड तो NO2 की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, इधर आएगा माइनस इधर आएगा प्लस। उसकी रिएक्शन तुम HCl से कराओगे तो क्या होगा? जहां पे माइनस आएगा उधर H प्लस लग जाएगा और एक कार्बोकेटाइन बनेगा। रियल में कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके यहाँ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया नहीं था। तो मतलब चारों लोग बोल रहे थे लास्ट वाले ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर था, और जहां पर यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कर रखा है, तो हमारे पास हम कार्बोकेटाइन को रीअरेंज नहीं कराएंगे। हम बस इतना ध्यान रखें कि पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कैसे होगा। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं होने वाला है। पाई बॉन्ड नीचे आएगा, यहाँ पे लग जाएगा H और यहाँ पे आएगा प्लस, और इसी प्लस के साथ Cl लग जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट A। रियल में इसको रीअरेंज करके वहां जाना चाहिए, वहां पे Cl लगेगा, वो फाइनल मेजर जैसा होना चाहिए था। लेकिन अभी जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारे पास यहीं पे अगर हम Cl लगा देंगे तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब आगे NaI एसीटोन ये याद दिलाता है SN2 रिएक्शन की। तो इससे क्या होगा? I माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएंगे और Cl माइनस यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे बीच में गोला नहीं होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा B वो होगा CH3, पैरा पे लगा होगा NO2, और ये जहां पे Cl है वहां पे लग जाएंगे हमारे पास I। तो A क्या होगा? ये तो हमारे पास हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे है? इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है। दूसरे में क्या होगा? यहाँ पे लग जाएगा I, वहीं Cl पे ही अटैक करके SN2 करा देंगे। OCH3 का निकलना टफ होता है, हाइलाइट्स के निकलने अक्सर आसान होते हैं, तो सेकंड वाला पार्ट हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऐसे ऑप्शन पे टिक किया होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके वहां जाना चाहिए जहां पे O लगा है। अगर तुम्हारे ऑप्शंस में ऐसा कुछ रहा होगा तो वहां पे जाना चाहिए, नहीं तो मोस्टली लोग बोल रहे थे कि वहां पे कुछ उन्होंने किया नहीं था, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ नहीं है, तो यहीं पे Cl लगेगा और फिर वहीं पे I आएगा जहां पे Cl लगा होगा। SN2 मैकेनिज्म जैसा हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर तुम्हें मिल जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है ब्यूना करेक्ट जानना चाहता है, विच वन इज करेक्ट। करेक्ट है तो उसको हाईलाइट कर लिया जाए। ब्यूना S इज थर्मोसेटिंग एंड सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, ये एक रबर जैसा होता है और लेकिन सिंथेटिक तो पॉलीमर है, बनाते हैं, थर्मोसेटिंग नहीं होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन होते हैं भाई? थर्मोसेटिंग सारे नहीं मिलते हैं। ब्यूना एस एक रबर है, ये इलास्टोमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हो जाता है गलत। सेकेंड में बोला है, सेकेंड ऑप्शन वो बोल रहा है कि जो हमारे पास ब्यूना एन है इज ए नेचुरल पॉलीमर। ब्यूना एन ये नेचुरल पॉलीमर है। नहीं नहीं, ब्यूना एन भी नेचुरल पॉलीमर नहीं होता, इसको भी बनाते हैं एक्राइलोनाइट्राइल और 1,3 ब्यूटाडाइइन। एक्राइलोनाइट्राइल ये है हमारे पास और 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। ये नेचुरल पॉलीमर तो बिल्कुल भी नहीं है। नियोप्रीन इज यूज टू मैन्युफैक्चर बकेट्स। बोल रहा है जो नियोप्रीन है उसका हम यूज करते हैं बकेट्स बनाने में। नहीं, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक होते तो इसका यूज करते हैं हम बकेट्स बनाने के लिए। अभी ऐसा बात गड़बड़ होगा, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूना एस। नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज्ड, इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें डाउट हो सकता है कि नेसेंट ऑक्सीजन यूज होता है क्या, तो हम तुम्हें बताएंगे। देखो कैसे, जब भी कभी प्लास्टिक बनाना हो या फिर जब भी कभी अपने को बनाना हो हाँ इलास्टोमर, तो उसके लिए हम लोगों ने जो मैकेनिज्म पढ़ रखा है वो मैकेनिज्म क्या पढ़ रखा है, वहां पे चेन बनती है, फिर चेन ग्रोथ होता चला जाता है। एक होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो डिहाइड्रेशन जैसे बनते हैं, और एक होते हैं चेन ग्रोथ। और चेन ग्रोथ पॉलीमर के लिए तुम्हें लाना पड़ता है एक पेरोक्साइड लिंकेज वाला हमारे पास कोई ग्रुप, जिससे कि वो चेन इनिशिएशन करता है, एक रेडिकल बना करके देता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन जैसा फॉर्म करके देता है, और वो फर्दर रेडिकल्स बनाते चले जाते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूना एस बोल सकते हैं। ब्यूना एस ही नहीं, ब्यूना एन में भी और थर्मोप्लास्टिक में और थर्मो और जो हमारे पास इलास्टोमर है उन दोनों में ही यूज होते हैं। तो डी ऑप्शन को हम लोग मान लेंगे करेक्ट। अगर ऐसा हमारे पास ऑप्शन है तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। हमसे बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन पूछा है, एलिंगन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वो किसके बीच में ग्राफ होता है भाई? वो होता है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, और अच्छे से बोलें तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ होना चाहिए। तो डेल्टा एच वर्सेस ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, डेल्टा जी माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये तो और गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ही तो ये वाला है, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो अगर तुम डेल्टा एच लिखोगे तो वो हो जाएगा डेल्टा जी प्लस टी इंटू डेल्टा एस जैसा हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं थी, ग्राफ होता था डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता था। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन। एलिंगन डायग्राम याद है हम लोग ऐसे बनाया करते थे, यहाँ पे डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होता था, ऊपर जाने पे डेल्टा जी कहीं जाकर ये जीरो हो जाता था। एक क्लोज्ड स्क्वायर जैसा हम लोग कोई ग्राफ बनाया करते थे। ठीक है, इधर हमारे पास किलो जूल में कुछ वैल्यूज लिखी होती थी पर मोल, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा होता था। कुछ लाइंस मिलती थी, कोई स्ट्रेट चला गया, कोई नीचे चला गया, कोई पता चला डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, कोई थोड़ी देर तक लाइन ऐसे चला गया। तो ये एलिंगन डायग्राम जहां से हम लोग पता करते थे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे परफेक्ट होगा किसी एक मेटल की मेटलर्जी के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या बोल रहा है? सॉलिबिलिटी ऑफ एजीसीएन। एजीसीएन की सॉलिबिलिटी बता दें कहां पर? इन बफर ऑफ पीएच 3। पीएच 3 का एक बफर है और वहां पर हमें बताना है, पीएच 3 का एक बफर है, इसका मतलब हमारे पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 10⁻³ और इस एसिडिक मीडियम में क्या होगा? सॉलिबिलिटी किसका? एजीसीएन का। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें। अक्सर ये क्वेश्चंस एडवांस में आया करते थे, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? हमारे पास एजीसीएन है, ठीक है, ये कैसे सॉल्युबल होगा? जाएगा एजी प्लस और सीएन माइनस में। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बहुत कम है, ये बहुत कम पानी में डिसॉल्व होता होगा, इसका मतलब 2.2 इंटू 10⁻16। तो मान लेते हैं ये अगर S डिसॉल्व होगा तो ये S बनेगा और ये भी कितना बनेगा? S। अब जो हमारे पास HCN के हिसाब से, अच्छा थोड़ा सा देखो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम होने की वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन है ना, तो एसिडिक मीडियम होने की वजह से वो भी पीएच तुमने 3 वाला सेट किया है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है तुम्हारे पास, और एसिडिक मीडियम होगा तो H प्लस क्या करेगा? जो यहाँ पर बना हुआ Cn माइनस है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो H प्लस Cn माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी वजह से HCN का फॉर्मेशन होगा। इसलिए ये जो S तुम लिख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि H प्लस क्या करेगा? Cn माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो AgCN है वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो AgCN है वो आएगा Ag प्लस और Cn माइनस में। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे S आया, ये जितना भी ये आएगा H प्लस क्या करेगा उसको? अब सेकंड, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई बता सकता है इस वाले रिएक्शन का? जब H प्लस Cn माइनस को खा के HCN बनाएगा तो कितना होगा? ए भाई, जब HCN H प्लस और Cn माइनस में जाता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻10। ये तो उसकी उल्टी वाली रिएक्शन है। जब हमारे पास HCN जाता है, HCN इसमें आयनाइज होता तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता? वो दिया होता है इसका K 6.6 इंटू 10⁻10। तो जब हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? 1/6.6 इंटू 10⁻10। और ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर जाकर के बन जाएगा अल्टीमेटली इतना 1/6.6 इंटू 10⁻10। ये बहुत बड़ा सा नंबर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो ये रिएक्शन है ना, अगर ये Cn माइनस S आया है तो ये पूरा का पूरा लगभग यहाँ चला आएगा। H प्लस हमारे पास कितना है? H प्लस तो है 10⁻3। 10⁻3 वो H प्लस कंज्यूम करेगा किसको? Cn माइनस को, और Cn माइनस को कंज्यूम करेगा और बना लेगा HCN। लेकिन अगर HCN S आएगा तो वो पूरा क्यों डिसॉल्व हो जाएगा भाई? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, ये रिएक्शन लगभग पूरी की पूरी आगे चली आएगी। अच्छा, ये पूरी की पूरी आगे चली आएगी, जी हाँ। तो हमारे पास जो HCN बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा S के इक्वल। तो जब हम जाकर के अभी क्या करें, इन दोनों को मिला दें, एक तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम बनेगा और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो 2.2 इंटू 10⁻16। ये तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/6.6 इंटू 10⁻10। ये हो जाएगा ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों मिला करके इक्विलिब्रियम जो बना होगा उसका। और उसको हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरी चीज को किसके इक्वल लिखा जा सकता है? इस पूरी चीज को लिखेंगे Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cn माइनस का कंसंट्रेशन। पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते? Ag प्लस इंटू Cn माइनस का कंसंट्रेशन। और दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते? वो लिखते हैं हम लोग
HCN डिवाइडेड बाई H प्लस इंटू CN माइनस, जैसे लिखते वैसे ही लिख दो, HCN का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू CN माइनस का कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है। जी हाँ, आप ध्यान से देखो, CN माइनस और CN माइनस कैंसिल हो जाएंगे, Ag प्लस, ध्यान से देखो जितना Ag प्लस होगा क्या उतना ही HCN होगा। हाँ, तो बस हम Ag प्लस और HCN को हम अगर एस एस मान लें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई H प्लस का वैल्यू कितना रखेंगे, H प्लस हमें पहले से पता है 10⁻³ इतना हमने बफर रखा है, तो एस स्क्वायर डिवाइड बाई 10⁻³ इक्वल हो जाएगा इसके, मैं इस फाइनल एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, एस स्क्वायर डिवाइड बाई 10⁻³ इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻16 इंटू 1/6.6 इंटू 10⁻, पावर में प्लस में 10, और बस इसी को सॉल्व कर लो, एस निकाल लो। जब तुम एस निकालोगे तो वो तुम्हें मिलेगा लगभग 1.9 इंटू 10⁻5 के आसपास, ये मिलेगा 1.9 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो यही हो जाएगी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा 1.9 इंटू 10⁻5। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें थोड़ा सा ज्ञान लगाना पड़ता है और तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ध्यान से एक बार फिर से देखोगे इस वाले पॉइंट को तो समझ जाओगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है भाई, 1 2 3 4 में आंसर हो जाता है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व किया, वहां पे चारों ऑप्शन दिख ही नहीं रहे अपने को ना, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1.9 इंटू 10⁻5। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरिन। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने लाइव क्लास लिया था, अगर वो किसी ने अटेम्प्ट किया होगा बड़े आराम से कर पाओगे। BH3 इज ए लुईस बेस, ये तो साफ साफ गलत है, वो लोन पे रिसेप्टर होता है, लोन पे रिसेप्टर लुईस एसिड होते हैं। ऑल BHP बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, डाइबोरिन में क्या, नहीं, डाइबोरिन में जो हमारे पास टर्मिनल BHP बॉन्ड एंगल्स होते हैं वही होते हैं, कितने एंगल के, वो होते हैं हमारे पास 120 वाले, ये वाले एंगल्स, जो अंदर वाले होते हैं वो कितने के होते हैं, 97 डिग्री के, तो ये बात हो गई गलत। ऑल BH बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ, ये भी गलत है, जो ब्रिजिंग वाले BH के बॉन्ड लेंथ होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादा, और जो ये टर्मिनल वाले होते हैं वो कैसे, कम। टर्मिनल वाले BH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो ब्रिजिंग BH बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, वीक। टर्मिनल H हैव लेस P कैरेक्टर देन ब्रिजिंग, तो अब यही बात हमारे पास सही हो जाएगी, लास्ट वाला ऑप्शन ही। तो जो हमारे पास टर्मिनल जो ये हैं, टर्मिनल H हैव लेस P कैरेक्टर, जो ये वाला H है इसके पास कम P कैरेक्टर होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे पास ब्रिजिंग वाला है, इसके पास ज्यादा P कैरेक्टर क्यों होगा पता है, इसके ऑर्बिटल्स जो बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा P ऑर्बिटल्स खींच करके यहाँ से यहाँ ओवरलैपिंग कराते हैं ना, जिसकी वजह से ये बनाना बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है उसके पास P ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा उसका ऑर्बिटल कैसे इधर खींचा चला जा रहा है उधर खींचा चला जा रहा है, इसलिए उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो पूरा का पूरा स्फेरिकल ना होकर के खींचे चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसके पास P कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो ब्रिजिंग के पास ज्यादा P कैरेक्टर होगा और टर्मिनल वाले के पास कम, तो स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा फिर, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 13 में अपने सामने क्या दिया गया है, जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो करेक्ट है 3s ऑर्बिटल के लिए। तो 3s ऑर्बिटल्स के लिए हमें नोड्स निकाल लेने चाहिए, जो हमारे पास रेडियल नोड्स होंगे वो कितने होंगे यहाँ पर, वो कैसे निकालते हैं, n-l-1, n की वैल्यू यहाँ पे है 3, l की वैल्यू 0 और ये जो 1 है वो तो फिक्स ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगा। इसका मतलब वो इस वाली लाइन को 2 बार टच करेगा, एक यहाँ पे टच नहीं किया है, ये ऐसे चला जाता है, तो ये तो एक ही बार टच किया, यहाँ पे तो एक भी बार टच नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे पास 2 बार टच हो रहे हैं। 2 टचिंग पॉइंट्स ही हमें बताते हैं कि 2 रेडियल नोड्स होंगे, और 2 रेडियल नोड्स 3s ऑर्बिटल्स के लिए ये सही हो जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के तुमने लेक्चर देखे होंगे, ऐसे हम लोग ने बहुत सारे ग्राफ किए थे, और करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जो साइन स्क्वायर है वही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जैसा, और उसको रेडियल डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग ये कर्व बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस रिएक्शन में H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है। तो ये तो अभी हम लोगों ने लास्ट के वीडियोस में भी जेई के क्वेश्चंस में ऐसे हम लोगों ने देखा है, कहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में देखो आयोडीन +7 में है, वो जा रहा है +5 में, तो आयोडीन खुद हो रहा है रिड्यूस, तो ये खुद होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा होगा, तो ये रहा होगा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। यहाँ पे आयोडीन की हालत देख लें, आयोडीन 0 से जा रहा है -1 में, तो आयोडीन हो रहा है रिड्यूस, तो आयोडीन खुद कैसा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, तो ये कैसा काम कर रहा होगा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा।
इस वाले में देखें आई माइनस में है और चला गया जीरो में, तो आयोडीन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। तो H2O2 खुद कैसा काम कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा। लास्ट वाले में Cl की हालत देख लो, जीरो से जा रहा है -1 में, तो Cl खुद हुआ रिड्यूस, तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो H2O2 कैसा काम किया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा H2O2 कहाँ काम किया, सी ऑप्शन में। तो 14 का आंसर बड़े आराम से हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें अपने को क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन या फिर पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर्स हैव सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देख लेते हैं एक एक करके, जैसे Cr+, क्रोमियम के पास कितना होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन रहता है, टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। और एक ही प्लस चार्ज है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं, आउटर ऑर्बिटल से, न्यूक्लियस से दूर जो होंगे, न्यूक्लियस से पास में होगा 3d और उसके दूर होगा 4s, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये बन जाता है हमारे पास 4s0 और 3d5। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया क्रोमियम +1। और मैग्नीज +2, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। फिर से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि उसके पास 2 प्लस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 3d5। लो किस्मत अच्छी है, फर्स्ट वाले में ही दोनों का ही जो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, सेम, d5 d5। तो 15 का जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, 15 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। Which of the following is not possible according to MOT? कौन सा चीज है जो पॉसिबल नहीं होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, इसका मतलब कौन चीज है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाता हो, 0। जैसे B2, इसके पास देखोगे नेट में इलेक्ट्रॉन 8 हैं, और जब तुम इसका जा करके निकालोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे, तो तुम्हारे पास मिलेगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। यहाँ पे होगा क्या, जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग में देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेट में इसके पास कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। नेट में एंटी बॉन्डिंग है क्या, नहीं। तो नेट में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कोई बॉन्ड भी नहीं होगा और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सब में देखोगे तो नेट में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जिस्टेंस होता है। तो अगर किसी के पास नेट में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में हमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ये डी एंड एफ ब्लॉक से है अपना, खास करके एफ ब्लॉक के क्वेश्चन हैं ये, जहां पे हमारे पास CO2 दिया गया है, सेरियम। अगर तुमने एफ ब्लॉक देखा होगा, बहुत आसान सा चीज है, CO2 यहाँ पे सेरियम कितने में है, +4 में, तो +4 में होगा तो क्या होगा, सेरियम +4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करते हैं, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या कर सकता है ये इसको यूज कर सकते हैं हम लोग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यूज कर सकते हैं। खास करके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते होंगे ये लोग एसिड में, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा टफ है लेकिन यूज कर सकते होंगे शायद। सेकेंड स्टेटमेंट, EuSO4, याद रखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो +2 में रहना चाहते हैं। क्या कोई भी लेंथेनॉइड है जो +2 में भी शो कर सकता है, बोलते हैं यस, और इसी में एक शॉर्टकट छिपा होता है YES, जहां पे हमारे पास इटर्बियम, यूरोपियम और समेरियम, ये 3 लोग हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और जो लेंथेनॉइड्स होते हैं और जो एक्टेनॉइड्स होते हैं उनका इन जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये लोग +2 शो कर सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली जाना चाहते हैं 3 में, तो खुद होंगे ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस। यही 3 होते हैं जो अक्सर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखें EU+2 में है, ये दूसरे को रिड्यूस करके क्या करना चाहेगा, खुद ऑक्सीडाइज। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमसे जानना चाहता है, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, या दोनों गलत हैं या दोनों करेक्ट हैं, तो बोलेंगे जो 17 का आंसर होगा वो होगा बोथ आर करेक्ट। 17 का आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमसे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग 2 कॉम्प्लेक्सेस। पहला कॉम्प्लेक्स है ये और दूसरा कॉम्प्लेक्स है ये। पहले कॉम्प्लेक्स में Mn की हालत देखो, मैग्नीज हमारे पास +2 में है, ये हो जाएगा 4s0 3d5, और Cn अच्छे लिगेंड होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा बहुत ज्यादा, और स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहेंगे, Eg में, और इसकी वजह से हमारे पास 1 2 और 3 4 और 5 पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2g5 और Eg 0। अच्छा, सारे के सारे नीचे होंगे तो ऊपर Eg वाला खाली होगा, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, D2sp3, यही 2 ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा क्या, हाँ, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पैरा हो जाएगा, तो पैरा रहेगा।
तो पहला वाला तो D2sp3 और पैरामैग्नेटिक। दूसरे वाले में देख लें Fe हमारे पास है 3+ में, इसकी वजह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5 हो जाएगा और Cn अच्छे लिगेंड है तो सेम ही तरीके से केस रहेगा, यहाँ पर भी D2sp3 और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स साथ में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 वो क्या हो जाएगा, D2sp3 और कैसा होगा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक, नहीं ये गलत बात है, D2sp3 होगा और कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन D2sp3 और रहेगा पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमसे पूछ रहा है जो हमारे पास फ्रेंडलिक आइसोथर्म होते हैं वहां पे जो हम ग्राफ बनाते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर x, तो ये x क्या चीज है, जब हम यहाँ पे एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के ऊपर ग्राफ बनाते हैं तो पावर में x आता है और जो x होता है वो होता है 1/n, जो वहाँ पे पावर होता है वो क्या होता है 1/n। इन जनरल ये क्या हो सकता है, ये वेरी करते हैं, लेकिन पावर x की पावर में जो मिलता है वो होता है 1/n जैसा मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम ऐसे आंसर बोल देंगे फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे फ्रेंडली आइसोथर्म के बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है, जाकर के देख सकते हैं बहुत सारी चीज उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 तो हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने से बोल रहा है कि हमारे पास 1.8 ग्राम है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका फॉर्मूला है CXHY और OZ। अब क्या किया जा रहा है, इसका कंबसन, और कंबसन करने से हमें देता है 2.64 ग्राम ऑफ CO2, 1.08 ग्राम ऑफ वाटर। हमसे जानना चाहता है कितना परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। मास परसेंटेज बताया जाए यहाँ पे कितना होगा। कैसे करते हैं फिर ऐसे क्वेश्चंस को, एक तो हमें पता है कि इस पूरे के पूरे कंपाउंड का मास कितना है, इस पूरे कंपाउंड का मास है 1.8 ग्राम। अगर हम किसी तरीके से कार्बन का और हाइड्रोजन का मास निकाल लें इस कंपाउंड में कितना होगा, तो ये एक चीज तो पक्का पता है कि जब हम इसका कंबसन कराते हैं, कंबसन कराने से ये जाता है CO2 में और जाता है वाटर में। CO2 का उन्होंने मास दे रखा है, वाटर का भी मास दे रखा है। जो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आया होगा वो तो ऑक्सीजन से नहीं आया होगा, वो तो पक्का इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। जी हाँ, तो अगर हम ये निकाल लें कि यहाँ कार्बन का मास कितना है, तो मास तो फिक्स ही रहता है ना, तो यहाँ जितना कार्बन का मास होगा उतना ही कार्बन का मास यहाँ भी रहेगा। अगर हम यहाँ से निकाल लें कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, तो उतना ही हाइड्रोजन का मास यहाँ भी रहेगा। और अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का मास इसमें निकाल पाए तो ऑक्सीजन का मास तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टोटल मास 1.8 ग्राम है, उसमें से हम कार्बन और हाइड्रोजन का मास कर देंगे माइनस और हमें पता चल जाएगा ऑक्सीजन का मास। और फिर क्या कर लेंगे, फिर सिंपल ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100, जिससे कि हमें मास परसेंटेज पता चल जाएगा ऑक्सीजन का इस कंपाउंड में। आओ देखते हैं फिर यहाँ पे हमारे पास कार्बन का मास कितना है। कार्बन का हमारे पास यहाँ पे CO2 में अगर हम पता कर लें CO2 का मोल कितना है, तो CO2 का मोल हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये तो हो गया CO2 का मोल। CO2 का जितना मोल होगा क्या कार्बन का भी उतना ही मोल होगा, हाँ। अच्छा, कार्बन का मोल फिर इसका इतना हो गया, अब कार्बन का मोल इतना है तो कार्बन का मास कितना होगा, N/12। ये हो गया मास ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया उस कंपाउंड में जो CX जैसा है ना, वो पूरा मिला करके कितना मास रहा होगा कार्बन का, ये इतना मास रहा होगा ग्राम में। अच्छा, इतना ग्राम, ये हो गया कार्बन का मास। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन का मास निकालना चाहें तो वैसे निकालेंगे। वेट ये है वाटर का 1.08, इसको लिख लेते हैं फिर से 1.08 ग्राम, ये है वाटर का मास। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वो है 18, इससे निकल आएगा तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मोल, वाटर के मोल। हाइड्रोजन के कितने होंगे, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इससे पता चल जाएगा तुम्हारे पास H के मोल्स। और H का मास कितना होगा, मोल और मास उसका सेम रहता है तो इतना ही मास होगा H का। तो ये निकल आया तुम्हारे पास H के मास, मतलब HY मिला करके इतना मास होगा। तो बस अब हमें क्या करना है, ये वाली चीज और ये वाली चीज ऐड कर देना है और 1.8 से माइनस कर देना है। तो लिखेंगे 1.8 माइनस, इससे क्या पता चलेगा, मास ऑफ, इससे क्या पता चलेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास, तो वो कितना आ जाएगा, बस हमें उसे ध्यान दे देना पड़ेगा कि ये कार्बन का मास कितना है और हाइड्रोजन का कितना मास है, और हम उसको कर देंगे माइनस। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा जो कार्बन का मास मिलेगा तुम्हारे पास 0.72 के आसपास कार्बन का मास, तो ये आ जाएगा 1.8 माइनस 0.72 माइनस जो हाइड्रोजन वाले डेटा है, ये हाइड्रोजन का मास है, वो अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.12। ठीक है, तो जब तुम ऑक्सीजन के मास निकालना चाहोगे तो वो अल्टीमेटली आ जाएगा तुम्हारे पास 0.96
डिवाइडेड बाई टोटल मास वो है 1.8 इंटू 100। इससे पता चल जाएगा तुम्हारे पास कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का, मास परसेंटेज कितना है ऑक्सीजन का उस कंपाउंड में, कितना आ जाता है। ये सॉल्व करने पे सॉल्व करोगे मिल जाता है 53.3% के आसपास। आंसर हो जाता है सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सेकेंड ऑप्शन। कैसे करें, बहुत ही इजी तरीका है करने का, अगर तुमने देखा होगा तो बड़े आराम से बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है एसिटिलीन, और इसको हम रेड हॉट आयरन में रख करके AlCl3 के साथ रख रहे हैं, तो इससे क्या होता है एसिटिलीन एरोमेटाइज हो जाता है, बना लेता है बेंजीन रिंग। और उसके बाद तुम उसकी रिएक्शन COHCl AlCl3, ये तो गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है, और हमें पता है कि गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में कैसे रिएक्शन होती है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट कैसे बन जाता है। ये क्या करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है और बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये तो Y हो गया। हमसे जानना चाहता है जो X बनेगा, फाइंड द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन X। तो Y की तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, अगर उन्होंने X में पूछा होगा sp2 तो वो हो जाएगा सारे के सारे 6। अगर वो जानना चाहते होंगे कि Y में कितना है sp2 तो Y में हो जाएगा हमारे पास 6 और 1 7। अगर वो टोटल जानना चाहते होंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 13। मेरे हिसाब से शायद अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा तो वो जानना चाहते होंगे Y में कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने रहेंगे, तो यहाँ पर रहेंगे हमारे पास 7। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे 7। तो 21 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 7। 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन को देखोगे तो हमसे बोला जा रहा है कि द सेपरेशन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से देखें। हमसे बोला जा रहा है द सेपरेशन ऑफ ए एंड बी यूजिंग क्रोमेटोग्राफी इज डन। अच्छा ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास ए है और बी है, दोनों के बीच में गैप देखोगे तो वो, अगर ये हमारे पास यहाँ से ये हाइट है 2 सेंटीमीटर की, यहाँ से बी तक की हाइट है 4 सेंटीमीटर की, तो इनके बीच में एक सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर जैसा, और टोटल हमारे पास लेवल है वो है 5 सेंटीमीटर का। तो हमसे जानना चाहता है कैलकुलेट द रिटार्डिंग फैक्टर ऑफ ए। रिटार्डिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन। डिस्टेंस मूव्ड by the substance from baseline। मैं बोल देता हूं डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। तो ध्यान से देखोगे ये इस वाली लाइन को बोलते हैं बेसलाइन। तो बेस लाइन से सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया 5 सेंटीमीटर, तो नीचे लिखना होता है हमारे पास 5 रिटार्डिंग फैक्टर जिसके लिए निकालना हो। अच्छा ठीक है, तो सॉल्वेंट 5 चला गया, और ऊपर क्या लिखते हैं डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन। वो सब्सटेंस जिसका तुम रिटार्डिंग फैक्टर निकालना चाहते हो, जैसे ए का तुम रिटार्डिंग फैक्टर निकालना चाहते हो, तो इस बेस लाइन से वो कितना मूव किया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 2/5, बस ये कितना आ जाएगा हमारे पास पॉइंट का 4, और ये हो जाता है रिटार्डिंग फैक्टर। दैट्स इट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रिटार्डिंग फैक्टर जैसे तुमने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर सुना है, जैसे तुमने वाइंड हॉफ फैक्टर सुना है, ये भी एक फैक्टर है, ये यूनिटलेस जैसा है, तो 2/5 जैसा आ जाएगा। एक बार फिर से फॉर्मूला में बोल देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। सॉल्वेंट से बेस लाइन मतलब जो सॉल्वेंट है वो बेस लाइन से कितना दूर गया, और जो हमारे पास सब्सटेंस है वो बेस लाइन से कितना दूर गया, इनका रेशियो। पहले हम ऊपर लिखते हैं सब्सटेंस कितना ट्रेवल किया, और नीचे लिखते हैं सॉल्वेंट कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा पॉइंट का 4। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हाइड्रोलाइज। PCl5 की हाइड्रोलिसिस बड़े आराम से होती है, SiCl4 की भी होती है, BF3 तो लुईस एसिड होता ही है, SF6 आराम से हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, SF6 उतने आराम से हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो अगर यहाँ पे हमारे पास हाउ मेनी में पूछता है तो केवल हम आंसर दे देते हैं SF6, आंसर हो जाता है केवल और केवल 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 24। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास A2B3 का, और ये 60% आयनाइज होता है। अच्छा A2B3 जैसा है, हाँ, तो ये अगर 60% आयनाइज होता है तो पहले ये अल्फा अगर जाता तो इसके लिए जो हमारे पास वन था फैक्टर आई होता वो कैसे लिखते, 1 प्लस टोटल 5 होता ना, तो लिखते 1 प्लस 4 अल्फा। तो 1 प्लस 4 अल्फा कितना है 60% बोले तो पॉइंट का 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2.4, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 3.4। तो ये आई की वैल्यू है जो हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये आयनाइज होने वाला एक सॉल्ट है, तो ये हो जाएगा 3.4।
अब आगे चल के जानना चाहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज Kb दिया गया है हमें। एक्वस सोल्यूशन है तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट यूज करेंगे वाटर का, जो हमारे पास Tb होगा वो होगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, और हमसे सॉरी जो Tb नॉट होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बाद में जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, Kb 0.52 इंटू आई 3.4 इंटू ये तो हमारे पास आई हो गया, ये Kb हो गया, इंटू मोलेलिटी, मोलेलिटी कितना है हमारे पास 1। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 1.768। अब तुम चाहे इसको डिग्री सेल्सियस में बोल दो या फिर इसको तुम केल्विन में बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको क्या लिखोगे, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट Tb माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट Tb नॉट, ये होगा एलिवेशन इक्वल्स टू 1.786 डिग्री सेल्सियस। अगर आंसर हमसे डिग्री सेल्सियस में चाहते तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिग्री सेल्सियस में हम बताना चाहेंगे। चलें मान लेते हैं उसने अपने से डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई, Tb नॉट तुम्हें पता है, Tb तुम्हें बताना है, तो वो हो जाएगा 1.768 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो मिल जाएगा 101.67। तुम्हारे पास जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो कितना 101.768 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो 101.77 डिग्री सेल्सियस जैसा, ठीक है, सिंपल सा है, बस तुम्हें यूज करना है फॉर्मूले को, और वन हाफ फैक्टर तुम्हें निकालना आना चाहिए किसके लिए, जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करता है उसके लिए। टोटल 5 आयन में डिसोसिएट करता है तो हमारे पास जो आई होता है अल्फा के टर्म्स में वो हो जाता था 1+4 अल्फा। चले आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बोल रहा है एक टायर है जो कंटेन करता है N2 गैस को, N2 गैस को, और उसकी वजह से जो टायर में प्रेशर है वो है 35 psi, कोई प्रेशर का यूनिट जैसा, एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमसे जानना चाहता है आखिर वो प्रेशर क्या होगा डिग्री सेल्सियस में, जहां पे टायर में जो प्रेशर है वो हो जाएगा 40 psi। तो इसका मतलब प्रेशर इज पीवी इक्वल्स टू, अगर हम एनआरटी का यूज करें, तुम टायर को तो फटाना नहीं चाहते, इसका मतलब वॉल्यूम तो एक कांस्टेंट जैसा हो गया, मोल्स भी गैस के अंदर कांस्टेंट जैसे हैं, केवल तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और कांस्टेंट ही रहता है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो पहले प्रेशर है 35, बाद में तुमने प्रेशर कर दिया 40, P1 बाई P2 इक्वल्स टू T1। T1 डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में लिख देते हैं क्या, नहीं, यही तो अच्छी बात है, यहाँ पे पहले लिखेंगे केल्विन में, बाद में T2 हमें बताना होगा, तो T2 सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हें मिलेगा केल्विन में पहले 342.86 केल्विन, और अगर तुम उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये एक्चुअली में शायद लैंग्वेज में क्वेश्चन था, लेकिन जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को ऐसे बताया है तो वहां पे हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि इनकी और इनकी पहले बैलेंसिंग कराओ, वो भी बेसिक मीडियम में, ये जा रहे होंगे OH माइनस भी बना रहे होंगे, साथ में ये भी हमें दिया गया था कि एल्कलाइन मीडियम है अपने पास, या नहीं दिया गया होगा तभी हमें बैलेंसिंग के टाइम पे OH माइनस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो ऐसे केसेस में हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, और हमसे एक्चुअली में जानना चाहता है कितना वॉल्यूम हमें क्रोमेट का ले जाना पड़ेगा, क्या करने के लिए 40 ml 0.25 मोलर थायोसल्फेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराने के लिए बेसिक मीडियम में, और जबकि हम क्रोमेट का कंसंट्रेशन कितना ले जा रहे हैं 0.154, और ये चीज बिल्कुल फिक्स है 0.154 मोलर क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन। तो ऐसे केसेस में अगर ये बैलेंसिंग हो जाए तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि एक के लिए इतना तो उसके लिए वो कितना लगेगा, ऐसे केसेस करके। तो आओ देख लेते हैं, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पे सल्फर 6 में है तो 2 से गया 4 में, कितने का चेंज हो गया, मतलब 2 से गया 6 में तो 4 का चेंज, 2 सल्फर है तो 8 का चेंज हो गया। ऐसे यहाँ पे क्रोमियम तो है 6 में, वहां गया हमारे पास 3 में, तो 6 से 3 में तो 3 का चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम नॉर्मली इधर 3 लिख देंगे और उधर लिख देंगे 8, तो इधर 3 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 8। अच्छा, तो अब आओ बैलेंस कर लेते हैं, जैसे वहां 8 लिखोगे तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा 8, और जैसे तुम यहाँ पे लिखोगे 3 तुम्हारे पास सल्फर हो जाएंगे 6, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, ऐसा हो जाएगा जी हाँ। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं चार्ज बैलेंसिंग की तरफ। यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज हो गए कितने, CrOH होल 4, एक माइनस है ये, तो 8 होंगे तो 8 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सल्फेट के ऊपर माइनस कितना है हमारे पास, चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं, माइनस का 12 सल्फेट की वजह से, माइनस का 8 CrOH होल 4 -1 की वजह से, यहाँ पे माइनस चार्जेस कितने, माइनस का 16 क्रोमेट की वजह से, और माइनस का 6 H2O3 -2 की वजह से। तो यहाँ पे देखें चार्ज इतना है, वहां पे चार्ज है इतना, तुम कितना OH उधर डालोगे, मान लो x, तो x इंटू -1, तो यहाँ से तुम्हें x पता चल जाएगा जो कि आएगा 2।
अब अगर x अगर 2 मिल गया तो बस तुम हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कर लो, सारे हाइड्रोजन मिला करके इधर वाटर भी आ जाएंगे, तो इधर वाटर कितने आएंगे, बैलेंसिंग करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वाटर 17 वाटर। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वाटर जो मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा तुम्हारे पास 34, तो तुम्हें इस तरफ ऐड करना पड़ेगा 17 वाटर। अच्छा, वाटर का ज्यादा लेना देना है नहीं इधर तुम्हें, बस तुम ये ध्यान से देख लो कि अब तुम्हारे पास अगर अगर 3 थायोसल्फेट होगा तो हमें 8 लेकर जाना पड़ेगा क्रोमेट। तो अगर 1 होगा थायोसल्फेट तो हमें क्रोमेट कितना लेकर जाना पड़ेगा, वो ले जाना पड़ेगा 8/3, ठीक है, मोल में। तो आकर के देख लेते हैं हमारे पास थायोसल्फेट है कितना, वो है हमारे पास 40 इंटू 0.25, ठीक है। तो हमें कितना लेकर जाना पड़ेगा क्रोमेट, वो लेकर जाना पड़ेगा, वो होगा इतना इंटू 8/3, इतना लेकर जाना पड़ेगा मिलीमोल्स में। तो इसको इक्वल कर देना पड़ेगा हमें, कि हमें इतना लेकर जाना पड़ेगा क्रोमेट को। क्यों भाई, क्योंकि 3 के लिए 8 लगता है क्रोमेट, तो 1 थायोसल्फेट के लिए कितना लगेगा 8/3, तो इतने थायोसल्फेट के लिए कितना लगेगा, इतना इंटू 8/3, इतना मिलीमोल होगा क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है। तो हमारे पास है कितना, वॉल्यूम इंटू 0.154 इतना है। तो यहाँ से वॉल्यूम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन हो जाता है ये, बस बैलेंसिंग होना चाहिए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 173 ml, सॉल्व करेंगे बड़े आराम से आंसर मिल जाता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक छोटी सी रिएक्शन दी गई है। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर हम लोग ये सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, जहाँ पे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT लगाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें डेल्टा H जानना चाहता है, डेल्टा U कितना है हमारे पास, माइनस का 744.24, डेल्टा N कितना है रिएक्शन का, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट है हमारे पास 2, गैसियस रिएक्टेंट है 1.5, तो जो डेल्टा N होगा वो 2 माइनस 1.5। RT की वैल्यू नॉर्मली तो हम ऐसे लगा देते हैं किलो जूल में, लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप जैसा है तो हम ऐसे लिखेंगे 8.31 इंटू 298 इंटू, ये तो हो गया 8.31 इंटू 298, ये तो आए जूल के हिसाब से, इंटू 10⁻³ करना होगा। अब इसी को हमें बड़ी शिद्दत से कर लेना होगा सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, पहले तो मिलेगा माइनस में, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि केवल वैल्यू बता दिया जाए तो वो मिलेगा 743 किलो जूल पर मोल, ठीक है, आएगा माइनस में लेकिन मिलेगा 743 किलो जूल पर मोल जैसा। इससे थोड़ा सा कम, ध्यान से देखोगे तो ये तो प्लस में आएगा ना, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा कम -743 के आसपास। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, केवल तुम अगर मॉड में चाहते हो तो 743 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमें दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na टू Na+, मतलब वो एक्चुअली में चाहता है कि जब हम Na सॉलिड से चले जाएंगे Na+ गैसियस आयन में, तो इसके लिए जो हमें डेल्टा H देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 426.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे बस मैं ये डेटा लिख देता हूँ 426.4 किलो जूल। और दूसरा दिया जा रहा है कि जब हम बनाते हैं Br- को Br2 से, और पर मोल इसलिए हमें पर मोल बनाना पड़ेगा, तो हाफ Br2 लिक्विड लेकर जाएंगे और हम बना लेते हैं Br- को। तो इसके लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ जाता है वो -325 किलो जूल पर मोल जैसा है। और अगली बार दिया है लेटिस एनर्जी ऑफ दिस, लेटिस एनर्जी क्या होता है, किसी गैसियस आयन से, जैसे तुम NaBr की लेटिस एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब Na+ गैसियस और Br- गैसियस, इनको मिला करके हम बना रहे होंगे किसको, NaBr को। तो जो हमारे पास NaBr सॉलिड बनेगा, ये कितना हीट लिबरेट करेगा, वो हीट लिबरेट करेगा 7 लेटिस एंथैल्पी अक्सर माइनस में मिलता है -774.8 इतना किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये डेटा तुम्हें दिया गया है। एक तो तुम्हें दिया गया है Na+ गैस को बनाएंगे Na सॉलिड से तो कितना होगा डेल्टा H, Br- गैस को बनाएंगे Br2 लिक्विड से तो कितना होगा डेल्टा H, और NaBr सॉलिड को बनाएंगे Na गैस और Br गैस से तो कितना होगा डेल्टा H। अब तुमसे जानना चाहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr सॉलिड। NaBr सॉलिड को कैसे बनाओगे, उसको बनाने के लिए तो तुम्हें बनाना पड़ेगा उसको उसमें आने वाले एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफिल फॉर्म से। तो सोडियम को बनाएंगे, सोडियम को लाएंगे सोडियम सॉलिड से, और ब्रोमीन को लाएंगे Br2 लिक्विड से, हाफ ऑफ Br2 लिक्विड। बस ये वाली रिएक्शन बनेगी कैसे, ध्यान से देखो, अगर तुम इन सबको ऐड कर दो, जैसे जैसे इन सबको ऐड करोगे, ऐड करने से ही NaBr सॉलिड बन जाएगा और रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। तो बस तुम इन सबको ऐड कर दो बड़े आराम से। पहले को 426.4 दिया है, दूसरा डेटा माइनस का 325 दिया गया है, और तीसरा डेटा ऐड कर देना होगा माइनस का 774.8।
बस इन सबको जैसे ऐड करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा माइनस में, और तुमसे x पूछा गया है तो लास्ट में साइन हटा देना और x बता देना। अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो आता है माइनस का 673.4। तो x कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, आंसर मिल जाएगा अपने पास। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है अपने पास, फॉर ए जनरल रिएक्शन, एक इन जनरल रिएक्शन दी गई है जिसका स्लोप दिया गया है लॉग ऑफ के यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर। लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर का अगर कोई तुम्हें स्लोप दे दे तो स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप होता है EA अपॉन 2.303 आर। इसका मतलब तुम्हें दिया गया है ये चीज कितना, माइनस EA अपॉन 2.303 आर, ये होता है स्लोप, और वो हो जाएगा माइनस का 10,000 के इक्वल। तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा EA इक्वल्स टू वो आ जाएगा 10,000 या 10 टू द पावर 4 इंटू 2.303 आर, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। अब उन्होंने बोला है अगर इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 500 केल्विन इज 10 टू द पावर 5, तो बताओ टेम्परेचर एट विच जो हमारे पास रेट कांस्टेंट वहां पर होगा 10 टू द पावर -4। तो ऐसे केसेस में हम लोग लिखते हैं क्या चीज, लॉग ऑफ K2 बाई K1। K2 हम फाइनली कितना चाहते हैं 10 पावर -4, इनिशियल कितना है 10 पावर -5 इक्वल्स टू लॉग K2 बाई K1 इक्वल्स टू माइनस, यहीं पे आता है हमारे पास माइनस में EA अपॉन 2.303 आर, EA अपॉन 2.303 आर, और ये ध्यान से देखेंगे तो EA अपॉन 2.303 आर की जगह पे यही 10,000 ही तो रखना होगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 इंटू 1 अपॉन T1 वो दिया गया है 500, और 1 अपॉन T2 माइनस करना होता है माइनस 1 अपॉन T2, बस T2 निकाल लो यहाँ से सॉल्व करके, बड़े आराम से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो जो T2 मिलता है ना, लगभग देखो ध्यान से तुमने क्या किया है, इसको बढ़ाया है, तो जब तुम इसको बढ़ाओगे इंक्रीज करोगे तो पक्का तुम्हें टेम्परेचर भी इंक्रीज करना होगा। रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर 500 से तो ज्यादा आएगा, और सॉल्व करोगे तो लगभग हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है 526.3 केल्विन के आसपास। तो आंसर हो जाएगा 526.3 केल्विन। ठीक है, तो जो इस शिफ्ट में मतलब 25th को जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट जेई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, उसमें हम लोग 29 क्वेश्चंस का ही वीडियो सोल्यूशन दे सकते हैं, और जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका भी वीडियो सोल्यूशन हम तुम लोगों को जल्दी ही देंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाय।